So welcome back to all class 11th students. A very happy Independence Day to all of you. और हम लोग जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में प्रवेश कर चुके थे। लास्ट टर्न पे काफ़ी कुछ बातें हम लोगों ने करी थी, जिसमें कि फोर्स, इनर्शिया, मोशन, रेस्ट एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया, देन व्हाट इज द फोर्स, लॉज ऑफ मोशन की बात करी थी। फिर अभी मैंने जब सिलेबस को देखा तो मैंने देखा उसमें कुछ चीज़ें डिलीटेड हैं जिसको मैंने पढ़ा भी दिया आपको, जिसमें लॉज ऑफ मोशन भी है, वो भी डिलीट कर दिया गया। लेकिन बता दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सब सिलेबस में था। और सिर्फ अंतर इतना है, चूँकि आपको मालूम है कोरोना पेंडेमिक के कारण सिलेबस को 70% कर दिया गया है, क्योंकि स्कूल्स का जो है खुलने का पता नहीं कब तक खुलेगा, ऐसा कोई कंफर्मेशन अभी हमारे पास या आपके पास नहीं होगा। तो इस वजह से वो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे इम्पल्स के बारे में पढ़ा था, I=F × डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी इज कॉल्ड द चेंज इन मोमेंटम, यानी इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। तो इसको ही इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं, आप इसको कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो फाइनल आता है वो आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये आखिरी का जो आता है। और बहुत सिंपली आपने पढ़ा हुआ है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमेशा किसी भी एक्शन के जस्ट इक्वल और अपोजिट एक रिएक्शन होती है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई जो है कोई बॉडी किसी पर फोर्स लगा रही है, तो वो बॉडी भी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर उस पर उतना ही फोर्स लगाएगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा जो है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन बदल जाती है केवल। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड पे जो फोर्स लगा रही थी, तो सेकंड भी फर्स्ट पर फोर्स लगाएगी, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जब हम लोग बात करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा जो चलना है वो पॉसिबल होता है सिर्फ किसकी वजह से, जो है ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, उसकी वजह से। क्योंकि जब आप चलते हैं तो अर्थ पर आप क्या करते हैं, तरीके से फोर्स लगाते हैं, अर्थ को पुश करते हैं, उतना ही फोर्स अर्थ आप पर लगाती है। फर्क इतना है कि आपके पुश करने से अर्थ में कोई भी हलचल नहीं होगी, लेकिन अर्थ जब आपको रिएक्शन फोर्स लगाती है तो फिर वहाँ पर क्या होती है, हलचल होती है। इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। चूंकि एज कंपेयर टू द मास, अगर हम मास का कंपैरिजन आपकी बॉडी से करें तो आपकी बॉडी का मास अर्थ के कंपेयर में बहुत कम है। यानी कि आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितना फोर्स आप अप्लाई करेंगे अर्थ पे, अर्थ उतना ही फोर्स आप पर अप्लाई करेगी। बस फर्क इतना है, चूंकि मास का आपका कम है, अर्थ का मास उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, तो आप पुश करने के बाद आप आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जब आप नदी के किनारे बोट आती है और बोट से जमीन की तरफ उतरते हैं तो ऑटोमेटिक दो बोट थोड़ा सा पीछे खिसक जाती है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन रिएक्शन। गन से बुलेट का निकलना, दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, कि जब तेजी से क्या करा जाता है, गन को चलाया जाता है तो बुलेट निकलती है तो हल्का सा झटका पीछे गन की तरफ भी लगता है। दिस इज द ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। And also one example for action and reaction which is very important, रॉकेट प्रोपल्सन। यानी रॉकेट जब नीचे से ऊपर जाता है तो भी वहाँ पर यही होता है। रॉकेट जितना फोर्स अर्थ पे लगाता है, जितना उसका गैसेस हैं, जितना उसका जो है फ्यूल है, जितना फोर्स अर्थ पे लगाता है उतना ही फ्यूल रॉकेट पे लगाता है। बस अंतर इतना है क्योंकि एज कम्पेयर टू द रॉकेट अर्थ इज ह्यूज, तो अर्थ अपनी पोजीशन पर बनी रहती है, बट वो रॉकेट कहाँ पर पहुँच जाता है, डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए अर्थ के बाहर चला जाता है। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन जो रिएक्शन लॉ। एंड एक्शन रिएक्शन लॉ को बताने से पहले भी जैसे मैंने कहा था कि न्यूटन के सभी लॉ मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए हैं, बड़ी वो चीज़ें जो हमारे आमने सामने दिख रही हैं, फाइनाइट मास है, उन सारी चीज़ों के लिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, अगर बहुत छोटे से वर्ल्ड पे चले जाते हैं तो न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो कहीं ना कहीं फेल भी हो जाते हैं। जब बात करते हैं स्पीड ऑफ रिलेटिविटी की कॉन्सेप्ट की बात आती है, जब स्पीड ऑफ लाइट की से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वहाँ पर एक्शन रिएक्शन लॉ का कोई मतलब नहीं बनता है। So all these examples
जो मैंने आपको दिए हैं वो सब एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपको एक्शन रिएक्शन लॉ से परिचित कराने के लिए थे। अब इसी एक्शन रिएक्शन लॉ को हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ से प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, तो डेरिवेशन ऑफ मैं करने वाला था डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ बाय सेकंड लॉ। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को सेकंड लॉ से हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको अभी हम लोगों को जो है करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कहीं पर कोई दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये आप देख रहे हैं और इसको हम 1 मान लेते हैं, और एक बॉडी ये है। ठीक है, और ये जो है मान लेते हैं पहली बॉडी दूसरे पे फोर्स लगा रही है F12 वेक्टर, और दूसरी बॉडी पहले पे फोर्स लगा रही है F21 वेक्टर। ठीक, मान लेते हैं इसका मोमेंटम जो है वो P1 वेक्टर है और इसका मोमेंटम जो है कितना है, P2 वेक्टर। ठीक है, और अगर ये मान लेते हैं एक सिस्टम भी, सिस्टम का मतलब होता है जैसे कमरा, कमरे के अंदर जो है जैसे 2 चेयर है, वही मान लीजिए कि एक चेयर ये है, दूसरा एक चेयर ये है। एक दूसरे पे फोर्स लगा रही, दूसरा पहले पे फोर्स लगा रहा है। ये भी ऐसा भी कर सकते हैं कि एक तरीके से आपने जो है एक टेबल में 2 चेयर को बांध के ऐसे दोनों साइड में क्या कर दिया, लटका दिया है, और टेबल पे है तो टेबल को सिस्टम मान लीजिए आप, दोनों लटक रही है, एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, पहला दूसरे पे फोर्स लगा रही है। ठीक है, दोनों के मोमेंटम अपने अपने P1 वेक्टर और P2 वेक्टर है, और दोनों अभी एक तरीके से जब तक टेबल में कोई चेंज नहीं आएगा तब तक कहीं ना कहीं कुछ नहीं होगा। जैसे टेबल जो कि दोनों का मास संभवतः लगभग एक जैसा है, या थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा भी होगा तो एक ऊपर एक नीचे रहेगा, दैट्स इट, इतना ही होना है। तो ये हमने कर लिया। तो हम आपको कहते हैं फ्रॉम फिगर टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी कितना है, तो आप कहेंगे P वेक्टर इक्वल टू P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, ये तो हो गया। ठीक है ना, तो ये टोटल मोमेंटम आपका यहाँ पर निकल के एक तरीके से आ गया। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर दिया कि हमने इसको क्या कर दिया कि दोनों साइड को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t। तो dp वेक्टर dp1 वेक्टर अपॉन कितना हो गया, dt प्लस dp2 वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम मान लेते हैं सिस्टम पर जो फोर्स लग रहा है, तो F एक्सटर्नल वेक्टर इसको नाम दे दिया। इसको हम कह रहे हैं पहला दूसरे पे फोर्स लगा रहा था तो इसको हमने कह दिया F12 वेक्टर, और इसको कह दिया हमने F21 वेक्टर, dp2 वेक्टर अपॉन dt को। ठीक है, और इसको मैं कर रहा हूँ 0 इक्वल टू F12 वेक्टर और प्लस F21 वेक्टर। अब आप कहेंगे क्यों, क्योंकि बाहर से कोई भी फोर्स क्या है, नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम भी 0 होगा, मोमेंटम में चेंज भी 0 होगा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। सिस्टम पे कुछ नहीं हो रहा ना, टेबल नहीं हिल रही ना, टेबल अगर हिलेगी तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, जब हिल ही नहीं रही यानी उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो अब आप देखेंगे तो F12 वेक्टर जो है वो प्लस F21 वेक्टर के इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर F12 वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का F21 वेक्टर, दैट्स इट। This is a very important proving, and we can prove like this Newton's third law by second law। तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये, आपने इसको यहाँ पर एक तरीके से देख लिया, इसको देख लीजिए, कर लीजिए, देन फिर हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करने में आपका भी डेटा और टाइम दोनों बचेगा। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कहीं पर कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर खूब सारे पार्टिकल्स हैं, और अगर इन पर कोई भी फोर्स काम नहीं करे तो इनका मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। और अगर इस पर हम लोग कुछ फोर्स लगा के कुछ चेंज कर दें तो इनिशियल मोमेंटम
जो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। तो एक तरीके से जो है मोमेंटम जो है कंजर्वेशन का जो लॉ है वो क्या कहता है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम देन देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो और दूसरी चीज क्या हो जाता है कि अब दूसरा तरीका हमने क्या कहा कि अगर मोमेंटम है कहीं पर तो मान लेते हैं कि उसको उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, ठीक है, मूव कर रहा था, और उसके बाद फिर क्या हो गया, जो उसकी फिर फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो गई, तो जितना मोमेंटम पहले था थोड़ी देर बाद उतना मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी के साथ जो मिलेगा उसके बराबर भी यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि क्या काम देगा, if no external force applied on the system, then linear momentum of the system will remain constant or unchanged। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये दो जो है एक तरीके से जो है यहाँ पर मूव कर रहे होंगे, दो हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का m2 है, एक की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की वेलोसिटी u2 है, अगर डायरेक्शन में वेक्टर दिखा दीजिए। ठीक है, अब आफ्टर सम टाइम या आफ्टर कोलिजन कर दीजिए उसको, सम टाइम की जगह मान लेते हैं कि अगर आपको ये भी आप जानते हैं कि इफ u1 वेक्टर इज ग्रेटर देन u2 वेक्टर तो कोलिजन हो जाएगा, u1 की वेलोसिटी आता है, दूसरे टक्कर मार देगा। आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं ये m1 है और ये v1 वेक्टर है और ये v2 वेक्टर है और ये क्या हो गया m2 है। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मास वही रहेगा, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर। सो फ्रॉम फिगर according to conservation of linear momentum, principle of conservation of linear momentum m1 v1 वेक्टर प्लस सॉरी पहले कितना था बिफोर को मोमेंटम, या इसको लिख भी ले, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक, तो बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम कितना था, mu1 वेक्टर प्लस m2u2 वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। दैट्स इट, ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिंपली अगर इसको समझना हो, सिंपली बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो आपको मालूम है एफ एक्सटर्नल वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, dp वेक्टर अपॉन dt। ठीक, सिंपली बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ एक्सटर्नल वेक्टर इक्वल टू dp वेक्टर अपॉन कितना हो गया, dt हो गया, है ना। तो या और इसको कर लीजिए, dp वेक्टर अपॉन कितना हो गया, dt इक्वल टू 0, सिंस हमने कहा ना कि एक सिस्टम पर कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो dp को वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, 0, तो देयरफॉर p वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया,
कांस्टेंट। तो ये दोनों तरीके हैं। तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया। तो ये इसको आप लिख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट्स इट। ठीक, तो यहाँ पर देखा आपने क्या करा, मोमेंटम क्या हो गया। यहाँ पर खास बात क्या रही कि यहाँ पर कुछ मोमेंटम अलग था, ठीक है, लेकिन कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी में कुछ ऐसा चेंज होगा, यानी कि आपस में इंटरचेंज कुछ वेलोसिटी में होगा कि टोटल मोमेंटम जो आफ्टर कोलिजन होगा वो पहले वाले के बराबर होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये बहुत बहुत जरूरी चीज़ है समझना। यहाँ पर सारा खेल के, क्योंकि मास फिक्स है, M1 M2 तो बदलेंगे नहीं, केवल खेल पर कहाँ से बदल रहा है, केवल खेल बिगड़ रहा है या बदल रहा है वेलोसिटी के कारण। तो ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट अभी मैंने आपको जो है बता दिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आगे की क्लास के लिए, चूंकि अब इसमें क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपके पास इतना ही था करने के लिए। अब आगे थोड़ा सा ओरली हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, और वो ओरली डिस्कशन आपको समझना भी है बड़े ध्यान से। इसके बाद जो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है वो आता है एक तरीके से आपका फ्रिक्शन। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन। आपने महसूस करा है कि आपकी मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो या कार हो, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आप देखते हैं टायर घिस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है किसी ना किसी फोर्स के कारण तो होता है। तो आप जानते हो, आप कहते हो, आप उसको एक अनसाइंटिफिकली अगर बताना हो तो कहते हैं भाई ऐसा है, रोड में चलते चलते टायर घिस गए, यही हमारे वर्ड होते हैं। बट इसको साइंटिफिकली टर्म जो यूज करते हैं वो हो गया फ्रिक्शन। तो क्या हो गया, होता है कि जब कोई सरफेस किसी सरफेस पर मूव करता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या करता है, वो उसके रिलेटिव जो एक तरीके से सरफेसेस के बीच में जो है फोर्स लगता है, जो उसकी मोशन का अपोज करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरा हाथ है, दिस इज अ फिक्स सरफेस, और ये जो है आप देख रहे हो, ये मार्कर आगे की तरफ देखिए खिसक रहा है। अगर ये मार्कर आगे की तरफ जो है खिसक रहा होता है, फिर समझिएगा कि ये मार्कर मैं खिसका, तो उसमें कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन जो इस सरफेस के ऊपर जो इस मार्कर का सरफेस आ रहा है, तो जब रिलेटिव मोशन हो रही है मार्कर में, तो इस मोशन का अपोज कर रहा है जो इन दोनों के सरफेस है, वो दोनों ही मिलके क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं मोशन का। यानी कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अनदर सरफेस। किसी एक सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट था। अब फ्रिक्शन में भी जो है क्या होता है, अभी और भी बहुत सारे टर्म पढ़ लें। 2 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, फिर एक काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, और इसके बीच की एक कंडीशन होती है जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे वो एग्जाम्पल स्टैटिक फ्रिक्शन समझना होता है। ये हमारे पास देखिए मार्कर रखा हुआ है, या और अच्छा बता, तो ये मैंने देखो एक ये चीज़ रख ली हुई है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, अब फोर्स में लगा रहा हूँ, बहुत कम फोर्स है, और मैं इस फोर्स को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब ये मूव नहीं कर रहा। यानी कि इस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है, इसके ये जो इसका जो बेस दिख रहा है वो और हमारे हाथ के बीच में, वो कहीं ना कहीं स्टैटिक फ्रिक्शन है। मैं धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहा हूँ, तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है ऐसा फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। एक कंडीशन आ गई जिसके बाद देखा आपने इसका मूवमेंट शुरू हो गया, यानी कि वो कंडीशन जिसके जस्ट बाद इसका मोशन शुरू हो गया। यानी कि अभी अगर आप इसको देखेंगे, इसको फोर्स लगा रहे हैं तो ये देखिए ये खिसक गया। यानी कि वो कंडीशन जब मैंने फोर्स अप्लाई करा और ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ये मूव कर गया, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जिसके बाद ये मूव करने लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आफ्टर विच ऑब्जेक्ट्स स्टार्ट्स मूविंग, और ऑब्जेक्ट्स आर स्टार्टिंग मूविंग, वो स्टार्ट कर दे रहे हैं, करना शुरू कर दे रहे हैं, मूव करना शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आफ्टर विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो कंडीशन मैंने बताया इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नॉट जस्ट अ न्यू टाइप ऑफ फ्रिक्शन, इट्स अ कंडीशन आफ्टर विच एन ऑब्जेक्ट कैन मूव, तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। अब मूव ये कर रहा है, देखिए ऐसे ऐसा भाई मूव कर रहा है ये, जब ये मूव करेगा तो अब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। यानी कि जब मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग बोलते हैं। तो फ्रिक्शन आप लोग समझ गए,
ऐसा फोर्स है जो दो सरफेसेस के बीच में काम करता है और जो है जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी मोशन को का अपोज करता है। पहली बात हो गई। देन फिर मैंने कहा कि फ्रिक्शन को दो तरह से डिवाइड करा गया है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन, मूव करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक और काइनेटिक के बीच की जो एक सीमा रेखा है जिसे बॉर्डर बोलते हैं उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है। फिर उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा होती है, उसके लिए दो अलग फैक्टर हैं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा एक रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि इसको अगर हम स्लाइड करें तो ये इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, बट अगर इसको हम जो है क्या करें, रोल करें तो ये देखिए इसमें जरा सी फोर्स लगाने पे ये मूव देके मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन है, इसमें जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। तो ऑलवेज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स अब आपके पास जो है आने वाले हैं, उसको मैं नेक्स्ट टर्न पर फ्रिक्शन को हम लोग इसको डेफिनेशन लिखेंगे साथ में, और इसके साथ में इसका जो है कुछ ग्राफ्स वगैरह हम लोग बनाएंगे, और इसके बाद में फिर इसको फ्रिक्शन वाले पार्ट को नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिनिश करेंगे। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और फिर हम लोग मिलते हैं जस्ट अगली क्लास में, तब इसके फ्रिक्शन के आगे का पार्ट फिनिश करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।